हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के पेपर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो कब फोर्स में आया था? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872 में फोर्स में आया था, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू द। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो इंडिया में कितने स्टेट में अप्लीकेबल है? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो होल ऑफ इंडिया में अप्लीकेबल है, जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लीकेबल है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बिटवीन एटलीस्ट। तो आप सब जानते हैं कि एक एग्रीमेंट क्रिएट करने में कम से कम 2 लोगों का होना नेसेसरी होता है। अब अकेला पर्सन अपने आप से एग्रीमेंट तो कर नहीं सकता, तो कम से कम 2 पार्टीज़ का होना नेसेसरी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा एटलीस्ट 2 पार्टीज़, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। प्रत्येक वचन और प्रत्येक वचनों का समूह कंसिडरेशन फॉर्म करता है एक दूसरे के बीच में, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। ओके, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है ऑफर। ऑफर नहीं होगा, यहाँ पे होगा एग्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ वाइड सेक्शन डॉट डॉट ऑफ द इंडिया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसके अंतर्गत, किस सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन किया गया है? तो ये डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2H के अंतर्गत दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 2H। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ऑप्शन ए कह रहा है, आर मेड बाय फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि स्वतंत्र सहमति से हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना होना चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला भी ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा कह रहा है, आर मेड बाय कॉम्पिटेंट पार्टी। जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा वो पार्टी कॉम्पिटेंट हो। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है योग्य, अनुबंध करने के योग्य हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कोई माइनर है या कोई लुनैटिक है वो एग्रीमेंट करे तो उसको वैलिड माना जाएगा, नहीं, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, ओनली कॉम्पिटेंट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तीसरा कह रहा है, हैव लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो अनुबंध बनाया जा रहा है उसका कंसिडरेशन जो हो, प्रतिफल जो वो लॉफुल हो और उसके उद्देश्य भी लॉफुल हो। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्रिएट करता है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 लोगों के बीच ऑब्लिगेशन को यानी कि उत्तरदायित्व को क्रिएट करता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऑब्लिगेशन ऑफ द 2 पार्टीज टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एग्रीमेंट ऑफ अ प्योरली डोमेस्टिक नेचर द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज। एक एग्रीमेंट जो प्योरली डोमेस्टिक नेचर का है और उसकी जो पार्टी है उसका इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना, तो वो कहाँ पे प्रूफ होगा? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, टू बी प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। ओके, और इसका एक बेस्ट एग्जांपल होगा मैरिज एग्रीमेंट। ठीक है, उसमें लीगल प्योरली डोमेस्टिक होता है, डोमेस्टिक नेचर का, और उसमें इंटेंशन जो होते हैं पार्टी के वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के होते हैं। ठीक है, तो एक बेस्ट एग्जाम्पल है मैरिड एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट डॉट इज फॉरबिडन बाय लॉ। तो इलीगल एग्रीमेंट जो होता है वो लॉ के द्वारा फॉरबिडन होता है। फॉरबिडन का मतलब होता है प्रोहाइबिट कर देना, निषेध कर देना। ठीक है, तो इलीगल एग्रीमेंट हमारा फॉरबिडन बाय लॉ होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बीट हिज बिजनेस कम्पिटिट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे ए जो है वो बी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अपने बिजनेस कम्पिटिटर को पीटने के लिए। तो ये किस तरह का एग्रीमेंट है? तो ये इलीगल एग्रीमेंट है। क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जा रहा है कि ये इलीगल एग्रीमेंट है, गैर कानूनी एग्रीमेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, इलीगल एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
इनमें से कौन सा लीगल स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2H। यस, ये करेक्ट है। सेकंड कह रहा है ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। नो, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सारे एग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। हाँ, सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एग्रीमेंट हो सकते हैं, हो नहीं सकते, होते ही हैं डेफिनेटली, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एग्रीमेंट बनना ज़रूरी होता है। और जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, यानी कि लॉ के द्वारा इन्फोर्समेंट उसको कराया जा सकता है, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, पर सारे एग्रीमेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट इज मेड बाय वर्ड रिटन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में कहते हैं व्यक्त अनुबंध, जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप रेज प्रिजम्पशन ऑफ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। इनमें से कौन सा रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है हमारा पेरेंट एंड चाइल्ड, एक माता पिता और बच्चे के बीच का जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस से होता है। सेकेंड है रिलीजन, स्पिरिचुअल, गुरु एंड डिसिप्लिन। तो ये जो रिलीजन का या स्पिरिचुअल गुरु और शिष्य का रिलेशन भी है, ये भी एक तरह का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस से होता है, इसमें कोई दबाव या कुछ गलत नहीं होता है। थर्ड हमारा कह रहा है गार्जियन इन्वॉल्व, ये भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे जो थे वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ही कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू माइनर एंटरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है एक माइनर के एंटर करने पे कॉन्ट्रैक्ट में? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग अ माइनर एज अ बेनिफिशियरी मे बी इन्फोर्स एंड एट द ऑप्शन ऑफ थर्ड पार्टी, ये स्टेटमेंट जो है वो टोटली करेक्ट हो जाएगा। ओके, सॉरी, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रॉइंग कैश फ्रॉम ATM सेल बाय फॉल इन हार्मर एट एन एक्शन सेल एक्सेट्रा और एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एक तरह का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है गर्भित अनुबंध, जहाँ पे हम एक्सप्रेस नहीं करते, बस उसको अंडरस्टूड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। तो यहाँ पे ATM से कैश जो विड्रॉ हो रहा है वो एक जो एक्शन है वो हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉट डॉट इज अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज़ टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बस एक पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल करती है, अपना परफॉर्मेंस करती है और दूसरी पार्टी नहीं करती है, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम कहते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं एक पक्षीय अनुबंध। इसमें बस एक पक्ष यानी कि एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रही है, दूसरी पार्टी कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एंड डॉट डॉट। सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं। ठीक है, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंड डॉट डॉट इज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो एक प्रॉमिस या एक प्रॉमिस का सेट जो एक दूसरे के बीच में कंसिडरेशन फॉर्म कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट में एक पार्टी दूसरे पार्टी जो भी प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे के लिए उनके बीच में कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होता है। ठीक है, तो इसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरी एग्रीमेंट एंड प्रोमिसेस इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज। प्रत्येक एग्रीमेंट यानी कि हर एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा
इन्फोर्सेबल कराया जा सकता है उसको हम कहते हैं, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। द डेफिनेशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट के द्वारा डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ चाइल्ड ऑफ कॉमर्शियल डीलिंग। एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो कुछ खास नहीं है, लेकिन ये कॉमर्शियल डीलिंग के लिए उसके चाइल्ड के रूप में काम करता है। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी एटलीस्ट टू पार्टीज। ठीक, कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए कम से कम हमारे पास दो लोगों का होना, दो पक्षकारों का होना, टू पार्टीज का होना नेसेसरी होता है। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट एंड ड्यूटीज आर क्रिएटेड बाय। जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होते हैं, ड्यूटीज होते हैं, किनके द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, तो वो कम से कम दो पार्टीज होती हैं जो एक दूसरे के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल राइट या ड्यूटी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पार्टीज। पार्टीज के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्रीमेंट इज डिफाइंड बाय द सेक्शन डॉट डॉट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एग्रीमेंट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो एग्रीमेंट को सेक्शन 2 सब सेक्शन ई में डिफाइन किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर लेजिस्लेटिव इन इम्प्लीमेंटेड बाय ओनली बाय द सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर सेक्शन 212 द एक्ट इज एप्लीकेबल टू नॉन सेक्शनल फैक्ट्रीज एम्प्लॉयज डॉट डॉट पर्सन। नॉन सेक्शनल फैक्ट्रीज होते हैं उसमें कम से कम 10 और उससे अधिक लोगों का होना नेसेसरी होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 10 और मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन ईयर। एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो वो हुआ था हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1976 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो वो हुआ था हमारा 1972 में, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1961 में। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज कवर्ड अंडर सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत ये सारे जो फैसिलिटीज़ हैं ये इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज़, रिटायरमेंट बेनिफिट, कंपनसेशन फैसिलिटीज़। ओके, तो ऑल ऑफ डीज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेकिंग पीस विथ एम्प्लॉयज बाय फुलफिलिंग ऑल द नीड्स विदाउट एनी रेसिस्टेंस इज द एसेंस ऑफ द। तो ये होता है अपीसमेंट थियोरी, ये अपीसमेंट थियोरी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, अपीसमेंट थियोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एज ऑफ डिपेंडेंट फॉर ऑब्टेन डिपेंड्स बेनिफिट अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट हैज़ नाउ बीन इनहेंस्ड फ्रॉम 18 ईयर्स टू 2। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 25 ईयर्स। ओके, 25 ईयर्स से अप होने पे ही ये बेनिफिट हमको मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्प्लॉयज हु आर गेटिंग अ डेली एवरेज wages up to dot are exempted from contributing employee share of ESI contribution। कितने तक का के जो डेली वेजेस हैं एग्जाम्प्ट हैं? तो ये है ₹100। ओके, 100 रुपीज़ तक के जो वेजेस होते हैं डेली वेजेस वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एम्प्लॉयर्स शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर द ESI एक्ट इज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
4.75%। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट अंडर द ESI एक्ट 1948 मेडिकल ट्रीटमेंट इज नाउ अवेलेबल टू पर्सन अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ऑल्सो। तो ये ट्रू है, यह जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग legislation is India is governed by a three parties organization consist of representative of labours management and government। तो ये होता है हमारा ESI एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, ESI यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेजेस लिमिट फॉर एम्प्लॉयज टू बी कवर्ड अंडर द ESI एक्ट एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट। तो जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है उसमें हम ये कहा गया है कि एक एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है वो 15,000 पर मंथ तक है और रहे तो वो कवर्ड हो जाएगी, वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एम्प्लॉयज शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर द ESI एक्ट इज। तो एम्प्लॉय का शेयर कितना होना चाहिए? 1.75% होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग legislation exempt some sort of benefit to retired employees also। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में ये कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों और ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।